नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। और ये सेकंड वीडियो बना रहा हूँ मैं। आज रात के 1 बज रहे हैं, कूलर पंखा सब बंद है, खिड़की भी बंद कर दी मैंने जिससे कूलर लगा रखा है क्योंकि साउंड बाहर की आती है तो मैंने थोड़ा कम आए। पसीना आ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है सब। ऐसे भी क्या दिन जो बिना संघर्ष के बीत जाएँ। ज़िंदगी का मज़ा, सफलता का मज़ा भी उसी में जब संघर्ष होता है। तो आपका हमारा सबका संघर्ष, आप अपना काम करें, हम अपना काम करते हैं और कंटिन्यू वीडियो आएंगी, लगातार आ रही हैं। और सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये है आपका शास्त्रीय नृत्य। पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था आपको लोक नृत्य के ऊपर बनाया था, लोक गीतों के ऊपर बनाया था, ठीक है ना। अब ये शास्त्रीय नृत्य के ऊपर है कि शास्त्रीय नृत्य का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए कथक नृत्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन जीएस में कितनी बार पूछा है आप देख लेना प्रीवियस क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश का या कहो आप नॉर्थ इंडिया का एक ही तो शास्त्रीय नृत्य है, वो है कथक। वो भी ये यूपी से ज़्यादा संबंधित है, तो इम्पोर्टेंट तो अपने आप ही हो जाता है ना। चलिए, और जो इन्होंने पूछा है कि शास्त्रीय नृत्य की पहले संक्षिप्त विवरण बताना है कि शास्त्रीय नृत्य होता क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, वो बताते हुए फिर कथक नृत्य की प्रमुख विशेषताओं का हमें उल्लेख कर देना है। ठीक है जी, चलते हैं फिर। कथक शब्द से तात्पर्य है थिरकते हुए कथा कहना, है ना। डांस करते हुए कोई कहानी कह रहे हो, ये कथक का शाब्दिक अर्थ है। कथक नृत्य के माध्यम से रामायण एवं महाभारत की कथाओं का प्रदर्शन किया जाता है। और उत्तर प्रदेश में तो हमारे हैं ही हैं भगवान श्री राम अयोध्या, तो रामायण और महाभारत की कथाओं का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बॉडी पार्ट में आप क्या काम करोगे, आपको क्वेश्चन के 2 भाग दिखाई दे रहे होंगे, 2 पार्ट दिखाई दिए, ठीक है ना। कि आपको शास्त्रीय नृत्य का संक्षिप्त विवरण भी देना है, उसके बाद कथक नृत्य की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। तो चलिए, भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिनमें कथक एक शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। चलिए, शास्त्रीय नृत्य यह प्राचीन परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होता है, ठीक है ना। इसमें कठोर प्रशिक्षण और सटीक तकनीक की अवधारणा आवश्यक होती है। ऐसा जो है तुमने लोक नृत्य में तो नहीं देखा था कि कठोर प्रशिक्षण चाहिए, सटीक तकनीक चाहिए। यहाँ तो ऐसा होता है कि शादी में गए और डांस नहीं आ रहा है, किसी ने हाथ पकड़ के खींच लिया तो ठुमका मार दिए। लोक नृत्य में तो वही होता है। और शास्त्रीय नृत्य जैसे सौरभ गांगुली जी की पत्नी और भरतनाट्यम का अच्छा करती थी, तो वो, और इसमें तो नाम आप सुनोगे बड़े से बड़े नाम शास्त्रीय नृत्यों में, तो है ना। जैसे आपका जो है साउथ के जितने भी स्टेट हैं आपकी, केरल कथकली है ना, मोहिनीअट्टम, ये आप देखोगे, कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है, ये शास्त्रीय नृत्य हैं। और शास्त्रीय नृत्य शास्त्रीय संगीत पर आधारित होते हैं। इन नृत्यों में भाव मुद्राओं का प्रमुख स्थान होता है। भाव मतलब अभिनय, मुद्राओं मतलब हाथ के इशारे, ठीक है ना। चलिए, संक्षिप्त विवरण मांगा था हमने, संक्षिप्त विवरण दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं। फोकस पॉइंट आपका कथक नृत्य की विशेषताओं पर, ठीक है। कथक नृत्य की विशेषता क्या है। पहला कि कथावाचन, ऊपर ही बता दिया। प्रारंभ में यह नृत्य मंदिरों में कथा कहने के लिए किया जाता था। स्टार्ट जो हुई, इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो मंदिरों से हुई थी, और मंदिरों में कथा कहने के लिए किया जाता था ये नृत्य। धीरे धीरे ये राज दरबारों तक पहुंचा। वो कैसे पहुंचा वो मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा, इसका जवाब देखना। इसका जो विकास था वो विकास क्रम बताऊंगा मैं इसका। अभी तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसकी विशेषता बता रहा हूँ, ठीक है। नंबर 2, श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता होती है, और इसको डांस करते टाइम इसके घुंघरू बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पैरों में घुंघरू बांधते हैं, और घुंघरू धीमे धीमे, जब आप नौसिखिया हो, आप सीख रहे हो धीमे धीमे, तो घुंघरुओं की संख्या कम होगी। जैसे जैसे अनुभव होता है संख्या घुंघरुओं की बढ़ती जाती है। फिर मेरे दिमाग में आया क्या कितने घुंघरू पहनता होगा जो ज़्यादा अनुभवी होता होगा। तो चलिए, पैरों की ताल, है ना, पैरों की ताल महत्वपूर्ण होती है। विभिन्न तालों पर नृत्य होते हैं। अब बताइए, सोशल मीडिया पे आज की डेट में शॉर्ट्स में इतने लोग नाचते हुए मिल जाएंगे, पतली कमरिया मेरी हाय हाय। अरे कौन कथक नृत्य कर रहा है, वो तो बस ऐसे ही है, सोशल मीडिया नृत्य बोलना चाहिए उसे,
लोक नृत्य भी नहीं है, ना तुम्हारे शास्त्रीय नृत्य हैं, वो हैं सोशल मीडिया नृत्य, जो हिट होने के लिए, फेमस होने के लिए बस कर दिया डांस। उसमें भी लड़कियां बहुत आगे निकल चुकी हैं, लड़के तो फिर नहीं दिखेंगे इतने। आगे बढ़ते हैं, ये सब चलता रहेगा। यह ध्रुपद एवं ठुमरी गायन के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। मतलब जो आपका कथक नृत्य है उसमें जो है ध्रुपद व ठुमरी गायन है, उसके माध्यम से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। इसमें जो मेन प्रस्तुति रहती है उसमें मुख्य अभिनय, आप मुंह से भी अभिनय कर रहे होते हो। इसमें क्या होता है, कथक में चेहरे के हाव भाव और आँखों की जो मुद्राएं होती हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। परिधान ऊपर बताई थी, रंग बिरंगे होते हैं। तो महिलाएं घाघरा चोली पहनती हैं, इसका स्पेसिफिक परिधान होता है ना, महिलाएं घाघरा चोली, और पुरुषों के लिए धोती कुर्ता आम है। संगीत देखिए तो इसमें तबला, हारमोनियम, सितार, सारंगी जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कथक के आपको घराने बताए थे कि जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना। अब इनमें तो आ रहा है, जब हम लोक नृत्य पढ़ रहे थे तो हम उसी की विशेषता बताते हुए यह कह रहे थे कि इसमें कोई विशेष घराने नहीं होते, गुरु शिष्य की परंपरा नहीं होती। इसमें घराने मिलेंगे तो गुरु शिष्य की परंपरा भी मिलेगी। कथक एक मात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध उत्तर भारत व मुस्लिम संस्कृति से रहा है। अब कैसे रहा है, क्यों रहा है, ये भी ये नेक्स्ट क्वेश्चन में पता चल जाएगा आपको। इस प्रकार हमने आपको कथक नृत्य की विशेषताएं बता दी और आप इसको बाद में कंक्लूड कर दो। इस प्रकार कथक नृत्य अपनी तकनीकी कुशलता, सुंदरता और कहानी कहने की अद्वितीय शैली के कारण भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड देखिए, जिसका मैं कह रहा था कि दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि इस कथक नृत्य की जर्नी क्या रही। उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य के रूप में कथक के विकास पर एक टिप्पणी लिखिए। और ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, जब मैंने स्टार्टिंग में वीडियो डालना शुरू किया था तो ये क्वेश्चन मैंने कराया था। बट जब मैं फ्लो में एक कायदे से सिलेबस को जब मैं टॉपिक वाइज ख़त्म करना चाहा तो मैंने सोचा इसको यहाँ ऐड कर लिया जाए और दोबारा से बता दिया जाए, क्योंकि जो पुराने लोग होंगे जुड़े हुए उन्होंने देखा होगा, और जो नए जुड़ चुके हों अपने भाई बहन उन्होंने अभी नहीं देखा होगा, तो उनके लिए ये मैंने क्वेश्चन दोबारा से ऐड कर लिया, ठीक है। कथक शब्द वैदिक संस्कृत शब्द कथा से लिया गया है, जिसका अर्थ है कहानी। पारंपरिक रूप से कथक की उत्पत्ति उत्तर भारत के यात्रा करने वाले कवियों से मानी जाती है, जिन्हें कथकर कहते थे, मतलब कहानीकार। ओके, इंट्रोडक्शन हो गया। कथक प्राचीन भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मुख्य शैलियों में से एक है, ठीक है ना। अब जैसे मैं ये क्वेश्चन कराया तो इसमें मैप नहीं बनाया, लेकिन जब ये GS 1 में क्वेश्चन पूछ ले तो आप इंडिया का मैप बनाओगे और इंडिया के मैप में भी आप यूपी डाल दो। कथक प्राचीन भारतीय शास्त्रीय नृत्य मुख्य शैलियों में से एक है। इस नृत्य की जड़ें भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथ में मिलती हैं। उत्पत्ति पे क्वेश्चन पूछा था तो हम जड़ में तो जाएंगे ही कि कहाँ कहाँ मिल रही हैं जड़ें और कैसे उसका विकास हुआ, वो भी देखेंगे। फिर कथक के शास्त्रीय नृत्य के रूप में विकास को हम निम्नलिखित चरणों में देख सकते हैं। चलिए भाई, करेंगे अब चरण वंदना। कल मैंने मूवी देखी थी महाराज, जो आमिर खान के लड़के की है, और एक मूवी थी हमारे 12, तो वो मुस्लिम धर्म की कुरीतियों के ऊपर है, और महाराज जो हिंदू धर्म की कुरीतियाँ रही हैं पहले, उनके ऊपर कटाक्ष करता है। और पुरानी मूवी है, ऐतिहासिक रूप से वो दर्शाया गया है, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही है। तो शास्त्रीय नृत्य के रूप में विकास का निम्नलिखित चरणों में, तो विकास के क्या चरण रहे हैं देख लेते हैं जी। भक्ति आंदोलन काल में मंदिरों में नृत्य शैली और राधा कृष्ण तथा गोपियों की प्रेम कहानी पर केंद्रित। भक्ति आंदोलन काल में मंदिरों में नृत्य होता था और उसकी नृत्य जो शैली थी वो राधा कृष्ण तथा गोपियों की प्रेम कहानी पर केंद्रित थी भक्ति काल में। और इसका जो समय काल था वो 15वीं तथा 16वीं शताब्दी के समय था, है ना। इसका जो उल्लेख मिलता है आपको वो भगवत पुराण के पाठ में उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन काल, उसके बाद आगे बढ़े तो मुगल काल में आएंगे। अब मुगल काल में तो इसका विकास बहुत हुआ था। मुगलों ने नृत्य और भाव को अधिक महत्व दिया, दरबारी नृत्य के रूप में विकसित किया गया, है ना। मध्य एशियाई तथा फारसी विषय भी इसके प्रदर्शन का हिस्सा रहे। मध्य एशियाई तथा फारसी विषय भी। साड़ी को अन्य पोशाक में बदल दिया गया। कौन सा पोशाक था? पारदर्शी घूंघट के साथ मध्य भाग खुला हुआ।
ये लगभग मैं विशेषता ही बता रहा हूँ आपको कथक नृत्य की, और विकास के चरण में आप इस चीज़ को देख पा रहे हो। पहले जो साड़ी थी सिर्फ, उसको अन्य पोशाक में बदल दिया गया। कब? जो घाघरा चोली की आपने ऊपर बात करी थी, है ना, और पुरुष का कुर्ता पजामा, तो पारदर्शी घूंघट के साथ मुख्य मध्य भाग खुला हुआ, ये मुगल काल में हो गया था। अब जैसे चरण बड़ा अवध काल में पहुँचे आप। अवध के नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में प्रमुख कला के रूप में ये विकसित हुआ। अब नेक्स्ट अंग्रेजों का शासन हमारे यहाँ होता है, और अंग्रेजों के शासन के समय पे इसमें थोड़ा पतन हुआ। कथक और अन्य नृत्य शैलियों में हतोत्साहित किया गया। नर्तक बालाओं के साथ सामाजिक कलंक जुड़ गया, है ना। वो होता है ना कि एक पहले अगर आप कोई चीज़ धर्म से जोड़ते हो, है ना, तो वो एक श्रद्धा बनी रहती है, उसमें पवित्रता शुद्धता टाइप की चीज़ें बनी रहती है। लेकिन जैसे ही उन चीज़ों में अगर कमियां ढूंढ करके और जागरूक किया जाता है, तो वो एक कलंक के रूप हो जाता है। तो औपनिवेशिक काल में जो मंदिरों में बालाएं नृत्य करती थी, तो नर्तक बालाओं के साथ सामाजिक कलंक जुड़ गया। और यही चीज़ में मेरे को महाराज मूवी क्यों याद आ गई थी, क्योंकि उसमें चरण सेवा होती है। जो महाराज होते हैं वो चरण सेवा करते हैं, और चरण सेवा के नाम पे क्या है उस मूवी में, महाराज मूवी में चरण सेवा के नाम, जो वैष्णव संप्रदाय का उसमें हिस्सा दिखाया गया है, तो कहते हैं चरण सेवा के नाम पे वो सेक्सुअल संबंध बनाते हैं लड़कियों के साथ, और चरण सेवा के लिए वो महाराज खुद चुनते हैं लड़कियों को, और घर वाले भी खुशी खुशी भेजते हैं उनको, और जो चरण सेवा नाम दिया गया उसका, और खुशी खुशी वो सेक्सुअली संबंध बनाती हैं उस महाराज के साथ, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती और गौरवान्वित फील करते हैं। लेकिन जब इस प्रथा के खिलाफ किसी ने आवाज़ उठाई, तो वही एक आगे चल के सामाजिक कलंक के रूप में जुड़ जाती है। तो वैसे ये था, ईसाई मिशनरियों द्वारा उन्हें और देवदासियों को वेश्या तथा देवी देवताओं और पुजारियों की दासी माना गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें स्वतंत्रता मिली 1947 में, अंग्रेजों से आज़ादी। तब हम कथक का कितना विकास कर पाए, तो कथक का उस समय फिर क्या हुआ, पुनरुद्धार हुआ। जयपुर घराने बने, लखनऊ घराना, बनारस घराना प्रसिद्ध है, आप देख लीजिए। पुनर्जीवित करने में भानु जी, ईश्वरी प्रसाद, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी, जानकी प्रसाद शामिल हैं। ये कथक नृत्य के हमारे बड़े से बड़े दिग्गज हैं। ये नाम आपने सुने होंगे, बिरजू महाराज का नाम सुना होगा, है ना, ईश्वरी प्रसाद का नाम, सितारा देवी का नाम सुना होगा। तो इस तरीके से विकास हुआ था, और इस प्रकार आप एंड में आप इसको कंक्लूड कर दोगे। कथक भारतीय नृत्य शैली की विशिष्टता के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को जोड़ता है तथा विभिन्न युगों के दौरान जीवन और समय की तस्वीर भी देता है। अच्छा, ये मैंने भारत लिख रखा है, यूपी नहीं लिखा। जब यूपी से संबंधित क्वेश्चन में आए यूपी स्पेशल में, तो आप यूपी का जरूर डालना। लेकिन जब मैं जीएस के तौर पे इसको क्वेश्चन को करा रहा था, तब मैंने इसको कंक्लूड इस तरीके से किया था। बाकी कंक्लूजन में आप देख सकते हो। और चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराएंगे। 2 क्वेश्चन कंप्लीट करा ही दिए मैं। एक्चुअली इसको फ़ोटो लिया था पीडीएफ बना रहा, अब मैं कहा यार क्या मेहनत करूँ इस पर। लेकिन मैं इसको तुम्हें जब वीडियो भेजूँगा ना, थोड़ा साफ से खींच के भेजूँगा इसको, पर थोड़ा बहुत अगर दिख रहा होगा तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में नगरीकरण की समस्याओं का उल्लेख करते हुए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। मतलब यूपी में नगरीकरण की समस्याएं बतानी है आपको, और उन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने क्या काम किया और आगे क्या कर सकते हैं, वो आगे की राह में आपको बता देना है। क्योंकि जब भी चुनौतियां बताई जाती हैं, उनका समाधान तो आपको बताना ही होता है, सरकार के प्रयास भी बताने होते हैं। तो सरकार के प्रयास प्रभावी नहीं होते पूरी तरह से, तो हम देखते हैं कि आगे क्या और हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में देखिए क्या कैसे लिखा गया है। नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी देश या प्रदेश में शहरी क्षेत्रों का विकास होता है, ठीक है ना। जब ग्रामीण क्षेत्र से, हालांकि इसको जब टेक्निकली भाषा में लिखना शुरू कर दोगे तो इसका तो फिर अलग मानदंड होते हैं कि खेतीबाड़ी नहीं होनी चाहिए, कितनी पॉपुलेशन उसकी शहरी वाली होनी चाहिए, कौन कौन से काम होने चाहिए, टर्सरी सेक्टर होना चाहिए, प्राइमरी सेक्टर, तो अलग अलग मानदंड है, उसे नहीं लिखना मैं। इंट्रोडक्शन में इतना लिख दिया कि नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई देश या प्रदेश या कोई क्षेत्र शहरी क्षेत्रों में विकास होता है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 22.27% नगरों में निवास करता है, ठीक है। ये हमने आंकड़ा दे करके स्टार्ट कर दिया इंट्रोडक्शन के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश तेजी से नगरीकरण का सामना कर रहा है, जो कि राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ ही निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। भाई तेजी से नगरीकरण का सामना कर रहा है, आपको अगर ना भी लग रहा हो तो आप ये देख लेना कि कितने लोग गांव छोड़ करके शहरों में बस चुके हैं और वो दोबारा रिटर्न नहीं होते। हम खुद गांव से बिलोंग करते हैं। वो अलग बात है कि पढ़ाई शुरू से बाहर ही करी है ना, 9th क्लास से बाहर निकल गए थे,
पहले अलीगढ़ में रहे, फिर उसके बाद दिल्ली आ गए। तो घर से बाहर ही रहे, जबकि डिस्ट्रिक्ट अपना बुलंदशहर पड़ता है। अब क्या है, अब गांव में जाना ही नहीं होता। अब गाजियाबाद रहते हैं, गाजियाबादी मकान ले लिया तो वहीं रहते हैं अब। तो गांव छूट जाते हैं। आप देखिए यही तो है, नगरीकरण हो रहा है लगातार, लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। तो ये जो प्रवास हो रहा है, पलायन हो रहा है, उसकी वजह से अब समस्या भी तो हैं। तो वो समस्याएं बतानी है हमें, नगरीकरण की क्या समस्याएं यूपी में। तो ये एक मैप दे दिया हमने कि यूपी में जो नगर हैं अलग अलग, जैसे नोएडा और आगरा और कानपुर। जैसे आगरा पर्यटन और कृषि उद्योग है वहाँ पर, तो पर्यटन बहुत होता है, पर्यटन की वजह से वहाँ लोग पहुँचते होंगे बहुत, तो वो नगरीकरण में समस्या उत्पन्न करेंगे। कैसे मैनेज किया जाएगा, नगर नियोजन कैसा होगा। नोएडा और कानपुर देखो औद्योगिक क्षेत्र है ना, और चमड़ा उद्योग है कि नहीं, तो उसकी क्या प्रदूषण के रूप में कैसे वो लोगों की स्वास्थ्य के साथ गड़बड़ हो रही है, कैसे वहाँ लोग मजदूर जा रहे हैं तो उनको रहने सहने का बंदोबस्त कैसा है। तो ये सब समस्याएं वहीं से तो उत्पन्न होंगी। जैसे लखनऊ है हमारा, सेवा क्षेत्र में बहुत आगे, तो वहाँ पे क्या समस्या नहीं होंगी। वाराणसी पर्यटन क्षेत्र में है ना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, तो वहाँ कैसे टैकल की जाएंगी उन समस्याओं को। ये मैप दिखा दिया सेक्टर वाइज तौर पे हमने लेके, है ना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपको ना भी लगे तो और कुछ और पॉइंट से डाल सकते हो, बट डाल दिया था मैंने, क्योंकि लिखना तो है ये। समस्याएं देखिए कौन कौन सी है। अधोसंरचना का अभाव है, मतलब बुनियादी ढांचे का अभाव। जैसे यातायात जाम हो जाएगा, सड़कें और पुल की ख़राब स्थिति हो रखी है। अब पर्टिकुलर वैसे नहीं दिखाएंगे, हम दिखाएंगे कि हमारे नगरीकरण की समस्या क्या है। और नॉर्मली आप देखते हो जाम लग जाता है, घंटों घंटों जाम में फंसे हो जाते हो कभी कभी, है ना। सड़कें और पुल की तो ख़राब स्थिति है ही है। और बिहार की खबर तो लगातार ऐसी आती है कि जो है आज ये पुल गिर गया, कल को ये पुल गिर गया। उदाहरण देख लीजिए, लखनऊ कानपुर वाराणसी आप देख लीजिए, आपकी ये जो मेट्रो सिटी हैं बड़े बड़े, जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ ये दिक्कतें आम हैं। नंबर 2 पे देखिए आवासीय समस्या है। अब इतनी बड़ी संख्या जाएगी, आप नॉर्मली देख लीजिए मुखर्जी नगर में, नेहरू विहार, गोपालपुर, है ना, वजीराबाद, रूम नहीं मिलते, छोटे छोटे रूमों में बच्चे यहाँ रह रहे हैं। ये तो मैं दिल्ली की बात बता रहा हूँ, सटे हुए तुम गाजियाबाद रह लो, नोएडा रह लो, कैसे रह रहे हैं लोग। इलाहाबाद में देख लो, इलाहाबाद में छोटा बागड़ा वगैरह, ये सिविल लाइन्स वगैरह वाली जगह है, मैं तो गया हूँ, रहते हैं बच्चे। तो आवासीय समस्याएं कैसे, स्लम बस्तियाँ बहुत हैं। लखनऊ में लगभग 18% आबादी जनसंख्या जो है स्लम में रहती है। आवास की कमी, शहरी आवास की मांग और आपूर्ति में अंतर ज़्यादा है, मांग ज़्यादा है और आपूर्ति कम है, तभी तो फ्लैट सिस्टम है। आप शहरों में देख लीजिए, बच्चों के किराए का खा रहा है मालिक, कुछ नहीं करते उनके बच्चे ना वो खुद। आगे नंबर 3 और कौन सी समस्या है यूपी के शहरों की भी, जल और स्वच्छता संबंधी समस्या है। ये जनरलाइज समस्या हैं जो आप कभी भी लिख सकते हो किसी भी क्वेश्चन में। पीने के पानी की कमी है, शहरी क्षेत्रों में 25% से अधिक जनसंख्या स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है। शहरी क्षेत्रों में देख रहे हो, यूपी की बात कर रहे हैं हम ये। और यूपी के केवल 60% घरों में शौचालय है। अब लगातार चल रहा है अभियान, है ना, तो बढ़ गई होगी संख्या। और आप डाटा को अगर और सटीक देख सकते हैं, बाकी लगभग में डाल सकते हो। नंबर 4, वायु और जल प्रदूषण की समस्या है। कानपुर और लखनऊ जैसे शहरों में वायु प्रदूषण उच्च स्तर पर रहता है, 300 से ऊपर भी पहुंच जाता है। और गाजियाबाद भी, इसमें गाजियाबाद भी आपका वेस्टर्न यूपी दिल्ली के नज़दीक। गंगा और यमुना की नदियों का प्रदूषण स्तर अधिक है। आप नहा के देख लो गंगा जी में, आप नरोरा वगैरह में जाकर के कितना गंदा पानी है। हरिद्वार वगैरह में नहाने जाओगे तो वहाँ फिर भी ठीक लगेगा, वरना गंगा और यमुना नदी में तो नहा भी नहीं पाओगे। नहा के देख लो यमुना नदी में तो पता चल जाएगा तुम्हें भाई साहब। आओ मथुरा में कभी, वृंदावन, और नहाना यमुना नदी में, तो प्रदूषण स्तर कितना अधिक हो रखा है। 5वां, नगरों में सामाजिक समस्याएं कौन कौन सी हैं। देखो बेरोजगारी है, ये नगरीकरण की समस्या तो है ही है, बेरोजगारी बहुत है। अपराध काफ़ी होते हैं, स्लम एरिया ज़्यादा होगा जहाँ पर, तो वहाँ अपराध की प्रवृत्ति भी ज़्यादा होती है। भिक्षावृत्ति, मादक द्रव्यों का सेवन आदि। जैसे नॉर्मली मैं बता दूं, अगर आप मुखर्जी नगर में हो सकता है कि बहुत टाइम तक घूम सको, लेकिन अगर वो स्लम एरिया होगा, अगर जैसे गोपालपुर में अगर आपको आओगे उधर साइड में, तो वहाँ थोड़ा सा एरिया वैसा है, तो आप नहीं आ सकते हो शायद लेट नाइट। तो जगह जगह का फ़र्क होता है, और जहाँ जितना डेवलपमेंट कम होगा तो वो चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी। भिक्षावृत्ति है, मादक द्रव्यों का सेवन बहुत होता है। सामाजिक समस्या भी है, नगरीकरण की समस्या तो है ही है ये। स्वास्थ्य समस्या भी है, जब उतना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा नहीं उस इतनी पॉपुलेशन को टैकल करने का, तो
अस्पतालों की कमी है, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से हैं, तो 2 साल पहले आपने खबर सुनी होगी, जो बच्चे काफ़ी मारे गए थे वहाँ, तो स्वास्थ्य की समस्या भी है। उपरोक्त समस्याओं के समाधान के लिए यूपी सरकार ने निम्नलिखित प्रयास किए हैं। तो सरकार के प्रयास देख लेते हैं कि सरकार ने नगरीकरण की समस्याओं को समाप्त करने के लिए कौन कौन सी ऐसी योजना चला रखी हैं। स्मार्ट सिटी मिशन में प्रदेश के 10 शहर शामिल हैं, और इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा भी। मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी आवास समस्या को समाप्त करेगी। पीएम आवास योजना ये शहरी, ठीक है ना, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं। मेट्रो परियोजनाएं चलाई हैं, जैसे लखनऊ, नोएडा, आगरा और कानपुर में प्रस्तावित है। लखनऊ, नोएडा में तो चल भी रही हैं, है ना। सड़क विकास, अमृत योजना शहरी बुनियादी ढांचे सुधारने के लिए। स्वच्छ भारत मिशन शहरी, क्लीन एयर मिशन चलाया गया। नमामि गंगे परियोजना चलाई जा रही है, ठीक है ना। और देखिए आप, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना, सीएम युवा स्वरोजगार योजना, 7 नगरों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली। इन सबसे क्या हो रहा है, यूपी की जो नगरीय व्यवस्था है उसको सुधारा जा रहा है, नगरीय समस्याएं उनको सुधारा जा रहा है। सरकार के ये प्रयास रहे हैं, लेकिन क्या ये सरकार के प्रयास प्रभावी रूप से लागू हो पाए? तो अगर लागू नहीं हो पाए तो आप उन्हें आगे की राह में बता सकते हो कि जो भी नीतियाँ ऊपर बताई गई हैं, जो भी योजनाएं बताई गई हैं, उन नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन हो। पहले तो सबसे पहले काम यही है। और जैसे स्मार्ट सिटी की आपने बात करी मिशन के तौर पे, तो स्मार्ट विलेजों को भी विकसित किया जाए, जिससे कि वहाँ से आने वाले लोग जो शहरों में संख्या बढ़ा रहे हैं, उनकी वजह से समस्याएं और हो रही हैं। इधर लोड ज़्यादा बढ़ रहा है ना, सप्लाई कम हो रही है, डिमांड ज़्यादा हो रही है। तो क्यों ना स्मार्ट विलेज बनाया जिससे पलायन रुके गाँव से, या फिर रिवर्स पलायन हो जाए तो क्या ही बात बन जाए। इससे क्या होगा, शहरों की ओर पलायन रुकेगा। तो स्मार्ट विलेज पर काम किया जाए। योजनाओं को सख्त निगरानी व मूल्यांकन हो। जितनी भी योजनाएं ऊपर हैं उनको जब लागू किया जाए तो उनका सख्त रूप से निगरानी हो और मूल्यांकन भी हो लगातार, ठीक है ना। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आप हर क्वेश्चन में डाल सकते हो, कोई भी योजना, कोई भी परियोजना, कोई भी पॉलिसी लागू हो पाएगी या वो प्रभावी रूप से काम कर पाएगी तब जब जन सहभागिता और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाए। पब्लिक का पार्टिसिपेशन किसी भी चीज़ में, किसी भी योजनाओं को सक्सेसफुल बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और आप निष्कर्ष रूप में डाल दोगे। फिर निष्कर्षतः उपयुक्त प्रयास नगरीकरण की समस्याओं को दूर करते हुए सतत विकास लक्ष्य, ये हमने, क्योंकि नगरीकरण से संबंधित है SDG 6, SDG 11 किससे संबंधित है, शहरों से संबंधित है, तो उसको हमने ऐड कर लिया। सतत विकास लक्ष्य 11 है की अवधारणाओं को साकार करने में सहायक हो सकते हैं, जिससे उत्तर प्रदेश का सतत एवं समावेशी विकास संभव होगा। कैसा लगा ये आपको प्रश्न हमारा और इसका आंसर, ठीक है ना। तो नगरीकरण पे क्वेश्चन कर लिया, एक और कर लेते हैं, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, 30 मिनट तक में कंप्लीट कर देंगे इसको, क्योंकि एक ही जैसे क्वेश्चन थे तो मैंने सोचा कि एक साथ करा लिया जाए तो बेहतर है। ऊपर नगरीकरण की समस्या हमने बताया, उसका समाधान बताया, सरकार के प्रयास बताए। अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आया हुआ है आपका, ये जो है आपका 2 बार आया, सेम टू सेम। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो यही उठ करके पहले तो आया 2020 में, फिर सेम टू सेम क्वेश्चन उठ के आ गया 2022 में। देख पा रहे हो आप कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर कर लेना, ठीक है। तो इससे साबित होता है। प्रश्न संख्या, अच्छा इसकी भी 2020 में प्रश्न संख्या ये भी 8 थी और इसकी भी प्रश्न संख्या 8 थी। इसका मतलब ये शॉर्ट क्वेश्चन था। आपको देखने में लग रहा है इतना बड़ा क्वेश्चन, अब इसको 125 वर्ड में जब लिखना होगा, आपके पास 2 पेज होंगे, तो आप उसे किस तरीके से लिखोगे। देख लो हमने किस तरीके से लिखा है। क्यों, ये पूछा था कि स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, पहले तो आपको यही बताना है। उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस योजना में चुने गए नगरों की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने 2 तरीके से लिख के बताया आपको कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दूसरा वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बताते हैं कि स्मार्ट सिटी मिशन है क्या। तो स्मार्ट सिटी मिशन को वर्ष 2015 में शुरू किया गया था, नरेंद्र मोदी जी ने किया था वर्ष 2015 में, कब, 25 मार्च लगभग। इसका उद्देश्य क्या है, देश के चुनिंदा शहरों को स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करना। अब जो स्मार्ट शहर होंगे तो वो कैसे होंगे, जहां बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार कर लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके, ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है ये बताना है हमको, अभी तो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है इसका, ठीक है ना। तो स्मार्ट सिटी मिशन के कुछ प्रमुख तत्व बता दीजिए कि आखिर स्मार्ट सिटी मिशन है क्या। तो उसको बताते हुए आप प्रमुख तत्व के रूप में बता सकते हो ना, जैसे सतत और समावेशी विकास, इसका ये एक प्रमुख तत्व है।
शहरों को पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक रूप से सतत बनाना, विकास के लाभ सभी तक पहुंचाना। इसमें क्या होता है, स्मार्ट सिटी मिशन के प्रमुख तत्व क्या हैं? इसमें किफ़ायती व सुरक्षित आवास प्रदान किए जाएँ, पर्याप्त जलापूर्ति हो, सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था हो। शहर में होता ही क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है ना, और पानी आता है, सीवेज की व्यवस्था होनी चाहिए, सुरक्षित आवास हो, है ना, स्वच्छता व ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन हो। ये सब बुनियादी ढांचे शामिल हैं स्मार्ट सिटी के मिशन के प्रमुख तत्व के रूप में। और ऊर्जा प्रबंधन, आईसीटी का उपयोग। आप अगर शहर में रहते हो, अगर नहीं भी रहते हो, तो आप या तो पर्टिकुलर शहर के ही होगे, और नहीं तो मोस्टली तो गांव से हैं, फिर वो शहरों में रहते हैं। इन सब समस्याओं से आप रूबरू रहते होगे कि नहीं रहते होगे, बताओ। उसी में स्मार्ट सिटी मिशन ये इन समस्याओं को समाधान ही तो है कि ये पर्याप्त जलापूर्ति देगा, है ना, पर्याप्त जलापूर्ति, सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था की जाएगी, स्वच्छता व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन किया जाएगा, ऊर्जा प्रबंधन भी किया जाएगा। आईसीटी का उपयोग करके ई गवर्नेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से सेवाओं की दक्षता को बढ़ाया जाएगा। ठीक है ना। आगे, स्मार्ट सिटी मिशन में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 3 शहर शामिल हैं। कितने? 3 शहर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर। इनकी प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। मैप बना दो, मैप का मौका मत छोड़ा करो, जहाँ लगा करे मैप को तो बस लगा दो, तीनों दिखा दो, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज। और ये प्रयागराज आप इधर दिखाते ना, कहीं इधर साइड में निकाल करके, और यहाँ यूपी लिखते थे, वो ज़्यादा अच्छा लगता है ना। अपने ही क्वेश्चनों में, आंसर में मेरे को ना बड़ी कमियाँ दिख जाती हैं पढ़ाते हुए आपको, कि जैसे प्रयागराज अंदर लगाया, नहीं, अंदर नहीं लगाना चाहिए था, इसको बाहर निकाल देते और अंदर यूपी लिख देते, वो कितना अच्छा लगता। वाराणसी बाहर रहता, गोरखपुर भी बाहर रहता, और प्रयागराज भी लिखा हुआ, आप कर लेना। पूर्वी यूपी के जिले स्मार्ट सिटी में शामिल जो हैं वो मैंने लिख दिया वो। तो प्रयागराज की विशेषताएं बता दो अब अलग से। यूपी का सर्वाधिक आबादी वाला नगर, त्रिवेणी संगम पर स्थित तीर्थ स्थल, न्यायिक और आध्यात्मिक महत्व, शहरी गरीबों की किफ़ायती आवास प्रदान करना, शहरों से अपराध में कमी, शहरों में रहने वालों को स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और गुणवत्ता सेवा देना, ये ठीक है ना, स्मार्ट प्रशासन और सतत पर्यावरण प्रदान करना। तो ये प्रयागराज के लिए था, ये प्रयागराज की विशेषता रही। वाराणसी दूसरा नंबर पे, भारत का सबसे पुराना और आध्यात्मिक शहर है ये। शहरी नियोजन की आवश्यकता है, प्रवासियों की अधिक संख्या बहुत है यहाँ वाराणसी में, पर्यटन केंद्र है, तो समस्याएं तो हैं और ये विशेषताएं भी हैं उसकी। इसी विशेषता की वजह से अब उनकी जो समस्याएं होंगी उनको निपटाया जाएगा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। आबादी की सघनता बहुत है ना, मेले और त्योहारों की भीड़ का संकेंद्रण है। इस तरीके से वाराणसी बता दिया। अच्छा, मैं जब लिख रहा था इसको तो गोरखपुर को मैं रह गया, और गोरखपुर को भी आप 2-4 पॉइंटों में लिख सकते हो तीसरे नंबर पर डाल करके, है ना, गोरखपुर, तो उसके बारे में लिख दोगे। उसके बाद आप निष्कर्ष डाल दोगे। देखो, निष्कर्ष है इन दोनों शहरों को सिंगापुर और मलेशियाई शहरों के मॉडल पर विकसित किया जाएगा। ये दोनों जो लिखे हैं इसमें मतलब गोरखपुर भी छोड़ दिया यहाँ पे भी, तो इन तीनों को यहाँ लिखोगे तीनों। आज मेरे से इसमें गलती हो गई है, पर कोई नहीं। निष्कर्ष है इन तीनों शहरों को सिंगापुर और मलेशिया ये शहरों के मॉडल में विकसित किया जाएगा। इससे उत्तर प्रदेश सतत विकास लक्ष्य 11 की अवधारणा को साकार करने में सहायक हो सकता है। ठीक है ना। जैसे भी स्मार्ट सिटी मिशन पे आएगा, नगरीकरण की समस्याओं पे आएगा, तो एक क्वेश्चन आएगा ही। दूसरा तरीका ये था कि मैंने जो अलग अलग लिखाया आपको, है ना, कि अलग अलग लिख लो, वाराणसी का अलग, प्रयागराज का अलग, गोरखपुर का अलग, वैसे ना करके आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये भी बहुत अच्छा लिखा जाएगा, सच में अच्छा लिखा जाएगा, आप ट्राई करके देख लेना। वरना इंट्रोडक्शन जो मैंने ऊपर दिया वो दे देना। स्मार्ट सिटी मिशन के प्रमुख तत्व में इनको आप ऐसे इस तरीके से दे सकते हो, जल्दी जल्दी सीधा पॉइंट वाइज। सतत विकास, किफायती आवास, परिवहन, ठोस कचरा, स्वच्छ पेयजल की सुविधा, ऊर्जा प्रबंधन, डिजिटल सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, सुरक्षा और निगरानी, स्मार्ट समाधान, स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग और वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है ना। ये अवसंरचना का विकास और नागरिक भागीदारी। नागरिक भागीदारी में मतलब सुझाव लेना। अब नागरिक पब्लिक पार्टिसिपेशन बड़ा ज़रूरी होता है, मैंने बताया ना, किसी भी योजना में पब्लिक पार्टिसिपेशन होना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद जो मैप पीछे बनाया था उस मैप को आप यहाँ दर्शा दोगे, ठीक है, और उसके बाद आप विशेषताएं बता दोगे इस तरीके से। जैसे कॉमन विशेषताएं तीनों शहरों की हो सकती हैं, तो अलग अलग ना बता करके आप ऐसे ही बता सकते हो विशेषताएं। प्राचीनतम शहर है, जनसंख्या घनत्व बहुत है, शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र है, पर्यटन स्थल है, निर्यात का स्थल है कृषि उत्पादों के लिए, बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं, धार्मिक महत्व है, और उसके बाद एंड में कंक्लूड कर दोगे आप। ये भी एक तरीका है और अच्छा तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैप बन जाएगा बीच में बड़ा सा, यहाँ स्मार्ट सिटी की समझा दिया, उधर दूसरा पार्ट आप पूरा कर दोगे। ठीक है ना। तो
इस तरीके से ये दूसरा वीडियो कंप्लीट होता है। इसमें 4 क्वेश्चन कंप्लीट कराए मैंने, ठीक है ना। आधा घंटा हो गया तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।